स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 टेबुलेशन ऑफ डेटा कहें या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कहें, दोनों की मीनिंग एक ही है। हम इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ने वाले हैं और जैसा कि आपको इसके पहले के डेमो क्लास में बताया जा चुका है कि स्टैटिस्टिक्स में सभी चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड सो ऑन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना। स्टैटिस्टिक्स वर्ड अगर पूछा जाए तो हम सभी यूज कर चुके हैं, सुन चुके हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं डेटा का कलेक्शन, कुछ कह देते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो आपको यह बता दिया जाए कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। इन 3 वर्ड से मिलकर स्टैटिस्टिक्स वर्ड बना है। डेफिनेशन के लिए कहा जाता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज का कहीं से भी आप कलेक्शन कर लें, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वह सभी स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स को हम कलेक्ट कर लें, न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें मिलेंगे, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। एक किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉयज की सैलरी कलेक्ट कर रहे हैं, जो सैलरी पाएंगे वह न्यूमेरिकल वैल्यूज में पाएंगे, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। एक कोई क्लासरूम, उस क्लासरूम में बैठे फर्स्ट रो के स्टूडेंट्स के हाइट्स को ले, हाइट्स जो मिलेंगे वह न्यूमेरिकल वैल्यूज में मिलेंगे, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। मीनिंग ये, कहीं से भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज पा जाएं, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये रेस होता है कि वो सिस्टमेटिक तरीके हैं क्या जिसके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफाइन किया जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए केवल 2 तरीके बताए गए। फर्स्ट, बाय प्लूरल सेंस, सेकेंड बाय सिंगुलर सेंस। अगर आप इन दोनों को छोड़कर किसी और मेथड से, किसी और तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करें, कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स केवल 2 के अकॉर्डिंगली ही बनता है या बनाया जा सकता है, एक प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग और दूसरा सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? न्यूमेरिकल वैल्यूज तो दोनों में है, प्लूरल में भी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज सिंगुलर में भी है। डिफरेंस ये है कि प्लूरल में न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म होने ही चाहिए। प्लूरल में न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज विद स्टेटमेंट फॉर्म। और सिंगुलर में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। ध्यान दें, न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों में है। एक में न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टेटमेंट फॉर्म के साथ होना चाहिए और एक में न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्ट एनालाइज करके रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने यहां लिख दिया, 120, 110, 100, 90, 130, 140, 75। क्या इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं, अभी ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और अगर इससे डिफर मैंने एक टेबल इस तरह से क्रिएट किया, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बॉयज,
गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स। यहां हमने कर दिया आर्ट, साइंस। क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स का दिया जाए? नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म ये दोनों अलग अलग स्टैटिस्टिक्स नहीं होते प्लूरल सेंस में, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर जाते हैं। एज लाइक दिस 120, 110, 100, 90, 130, 140, 75 एक वैल्यू, और यहां अगर हमने 80 लिखा है तो 80 यहां लिख देते। अब ये टेबल स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर गया। आप अब इस टेबल को देखकर बता सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट, बॉयज, गर्ल्स, आर्ट, साइंस सभी बता सकते हैं। तो ये टेबल स्टैटिस्टिक्स को बताता है किस सेंस के अकॉर्डिंगली? प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली। सिंगुलर सेंस में क्या है? सिंगुलर सेंस में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज किए जाते हैं, लेकिन एनालाइज करने के बाद यूज किए जाते हैं। जैसे एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लें एक कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं। उन सभी 50 स्टूडेंट्स के किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को नोटिस बोर्ड पर लगाना था। नोटिस बोर्ड पर उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को लगाने के तरीके केवल दो ही हैं। एक तरीका तो यह है कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिख लिया जाए और सभी स्टूडेंट्स के नाम यहां लिख लिए जाए, ए, बी, सी एंड सो ऑन, जो भी उनके नाम होंगे, और यहां उनके मार्क्स लिख दिए जाएं 28, 38, 20 एंड सो ऑन। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को तो लिखा ही जाए, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर के साथ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहां लिख दिया गया 28, 38, 20 एंड सो ऑन। ये टेबल भी उस क्लासरूम में बैठे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को बताता है, और ये टेबल भी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को बताता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जब हमने इस टेबल को यूज किया तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म भी यूज किया गया था। स्टेटमेंट फॉर्म, नाम स्टेटमेंट फॉर्म ही होता है। और जब हमने इस टेबल को यूज किया तो इसमें जो मार्क्स हैं वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, रोल नंबर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हैं। तो मीनिंग ये स्टैटिस्टिक्स बनता है सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली, और ये बनता है प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली। चेक करके देखें क्या कोई और तरीका है उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिनोट करने के लिए, या डिफाइन करने के लिए, या शो करने के लिए। तीसरा तरीका हाँ है। क्या? अपने अपने नाम के साथ, अपने अपने मार्क्स के साथ स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, ऐसे जैसे मूवीज में दिखाते हैं, जो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें नोटिस बोर्ड पर उनके मार्क्स को बताना था। तो इस तरह से हम केवल दो सेंस के अकॉर्डिंगली ही स्टैटिस्टिक्स को बता सकते हैं, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यूज तो होने ही चाहिए, एक में स्टेटमेंट फॉर्म के साथ और एक में विदाउट स्टेटमेंट फॉर्म। क्वेश्चन तुरंत रेज होता है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज किए जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज आते कहां से हैं? सोर्सेस ऑफ डेटा। There are two types of sources of data. First, internal, second, external. There are two types of sources of data, internal, second, external. Internal. We know that there are so many private and government organizations जो सभी टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन हमें देती रहती है। जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे, वह सभी इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स या किसी मैगजीन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स या प्राइवेट या गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन शो करते रहते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स से एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें बहुत सारी कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन शो करती हैं। रिलायंस ग्रुप का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इतना हुआ, रेलवे का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इतना रहा है, ठीक, टाटा ग्रुप का प्रॉफिट इतना रहा है, पीएनबी का प्रॉफिट। तो बहुत सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जब किसी न्यूज चैनल, किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन शो करते हैं, वह सभी इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा होता है। अगर इसके बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन शो की जाए,
अगर इसके बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए तो वह एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा आते हैं। और अगेन एक्सटर्नल के 2 टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी, दिस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जिस ग्रुप या जिस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं डायरेक्ट उसी ग्रुप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंडरी, किसी थर्ड पार्टी से उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। माइनर डिफरेंस है तीनों में, डिफरेंस क्लियर करें। इंटरनल, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दे। प्राइमरी, आपके पूछने पर उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको मिले। सेकेंडरी, किसी थर्ड पार्टी से उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन आप पा जाए। प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स इससे कनेक्ट किए जा सकते हैं। मान लें एक कोई क्लासरूम है, कोई एक, मुझे मान लें उस क्लासरूम की फैकल्टी, मैं क्लास में आता हूं, मेरे बिना पूछे क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स 1 बाय 1 मुझे अपनी इंफॉर्मेशन बताते चले गए। इसको हम किस में यूज कर लेंगे? इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मैं क्लास में आया, मैंने उन सभी स्टूडेंट्स से उनकी इंफॉर्मेशन पूछ लिया, यह हम यूज करेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। मैंने भी नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया, ऑफिस से मैंने सभी उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यह है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। चेक करके देखें क्या कोई और तरीका है उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को जानने का? शायद नहीं। तो मीनिंग यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम किसी भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो जानना चाहते हैं, जो जानते हैं, वह इन 3 में से ही किसी एक के अकॉर्डिंगली हम जान सकते हैं। फोर्थ कोई मेथड नहीं है। कोई एक स्टूडेंट है, उसका नाम मैं जानना चाहता हूं, अभी मैं नाम नहीं जानता, उसका नाम जानने के लिए हमारे पास केवल 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। पहला, वो डायरेक्ट मेरे को अपना नाम बता दे, दिस इज इंटरनल। मैं उससे इसका नाम पूछ लूं, दिस इज प्राइमरी। या उसके पास में बैठे कोई भी स्टूडेंट, पास में बैठे स्टूडेंट्स में से कोई एक उसका नाम मुझे बता दे, दिस इज सेकेंडरी। और कोई मेथड नहीं होता, ऐसा तो नहीं उसका नाम कहीं अनाउंस होने वाला है, जब होगा तो देखा जाएगा किस मेथड के अकॉर्डिंगली यूज करें। तो मीनिंग ये कि जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज कलेक्ट करते हैं वो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज केवल 3 तरह से ही पा सकते हैं, इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो इंफॉर्मेशन इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी से हम पाएंगे, हमें मिलेगा, वो किस तरह से मिलेगा आगे देखें। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, there are 3 types of presentation of data. First, textual form. Second, tabular form. Third, diagrammatic form. थर्ड डायग्रामेटिक फॉर्म, टेक्सचुअल फॉर्म। कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, वह सभी इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म की होती है, यह माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट से मैंने उसकी इंफॉर्मेशन पूछा, उसने अपने रजिस्टर में से एक पेज निकाला, 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखा, मेरे को दे दिया। वह अपनी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देना चाहता है? टेक्सचुअल फॉर्म में। न्यूज़पेपर में पैराग्राफ्स में जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं वह इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म की होती है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अगर किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन रोज कॉलम्स के टेबल के फॉर्म में आपको मिले तो वह इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में मिली है, यह माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंफॉर्मेशन यहां हमने लिखा है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बॉयज गर्ल्स, आर्ट साइंस, रोज कॉलम्स के फॉर्म में है, ये इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म की होती है। या ऐसी किसी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें टेक्सचुअल फॉर्म से मिली है। डायग्रामेटिक क्या होता है? अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम के बेस पर अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे, उसे डायग्रामेटिक फॉर्म कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको डायग्राम के फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो वह 3 तरह से अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। पहला, लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली।
या बार डायग्राम के अकॉर्डिंगली या पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली। मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं कि डायग्रामेटिक फॉर्म के 3 टाइप्स होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। लाइन डायग्राम क्या होता है, हम इसे देखते हैं पहले। एज्यूम करें कोई एक कंपनी, इसने एक्स एक्सेस पर ईयर्स को शो किया और वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस को शो किया। वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस। एज्यूम करें कि अगर उस कंपनी ने 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन को शो किया है और वह है 2000 से 2000, 2001, 2, 3, 4। प्रॉफिट इन मिलियंस में 10, 20, 30, 40। उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम इस तरह से बनाया। हमें डायग्राम को देखकर बताना है कि किस ईयर में प्रॉफिट कितना रहा है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के बेस पर जो प्रॉफिट हम बताएंगे वह 2000 में प्रॉफिट कितना रहा, 20 मिलियंस। 2001 में 30 मिलियंस। 2002 30 मिलियंस अगेन। 2003 40 मिलियंस। 2004 अगेन 40 मिलियंस। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में तो आ गया, लेकिन डायग्रामेटिक फॉर्म तो 3 है ना, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म के किस फॉर्म से कनेक्ट होता है? ऐसा कोई भी डायग्राम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट होते हैं तो उस डायग्राम को लाइन डायग्राम कहा जाता है। ऐसा कोई डायग्राम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किया जाता है वो डायग्राम लाइन डायग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, बार डायग्राम। मान ले कोई एक कंपनी ऐसी है जिसने एक्स एक्सेस पर ईयर्स को ही शो किया है, वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस को ही शो किया गया। प्रॉफिट इन मिलियंस। एक्स एक्सेस पर उस कंपनी ने 2005 से अपनी इंफॉर्मेशन को देना शुरू किया। 5, 6, 7, 8, 9। कंपनी ने 5 इयर्स की इंफॉर्मेशन को शो किया है। प्रॉफिट इन मिलियंस में स्केल जो लिया जा रहा है वह 5, 10, 15, 20, 25। उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम इस तरह से बनाया। डायग्राम देखकर हमें बताना है किस ईयर में प्रॉफिट कितना रहा। हो सकता है डायग्राम बहुत अच्छा ना बने, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा ही जिससे आप यूनिट्स को डिफाइन कर सकें। तो देखते हैं कि किस ईयर में प्रॉफिट कितना बन रहा है। टू 2005 में प्रॉफिट रहा है 10 मिलियंस का। 2006 15 मिलियंस। 2007 अगेन 10 मिलियंस। 2008 20 मिलियंस। 2009 25 मिलियंस। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम शो किया, तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म तो हो गया, लेकिन डायग्रामेटिक फॉर्म 3 है जैसा मैंने बताया। तो ये कौन सा है? अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। जब कोई ग्रुप अपनी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करके डायग्राम शो करती है तो वो डायग्राम बार डायग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, पाई चार्ट। सेंट्रल एंगल्स को सर्कल में रिप्रेजेंट करना पाई चार्ट कहा जाता है। सेंट्रल एंगल्स को सर्कल में रिप्रेजेंट करना पाई चार्ट कहा जाता है। और सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। इस फॉर्मूले से आप किसी भी डिपार्टमेंट
के सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल्स को सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसी को पाई चार्ट कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट को हम बनाते कैसे हैं। देखें, हम इंडिया गवर्नमेंट के अर्निंग को ही एग्जांपल में लेते हैं क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स इजीली शो किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम सोर्सेज में इंडिया गवर्नमेंट के उस ऑर्गेनाइजेशन को लिखें जिससे इनकम होती है इंडिया गवर्नमेंट की, और दूसरे कॉलम में हमने लिख लिया इनकम इन मिलियंस, और तीसरे में हमने लिख लिया सेंट्रल एंगल्स। डिपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां हम कुछ यूज करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख दिया जाए, दूसरा लिख दिया जाए जीएसटी मान लें, तीसरा देख दिया जाए रेलवे, नेक्स्ट मान लिया जाए मिसलेनियस। और भी डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, रेवेन्यू, कस्टम, कॉर्पोरेट टैक्स, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम यहां 4 डिपार्टमेंट्स को लेकर चलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मान लें इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग हो रही है 110 मिलियंस की, जीएसटी से हो रही है 90 मिलियंस की, रेलवे से अगर इनकम हम मान लें 80 मिलियंस की हो रही है, और मिसलेनियस से हमने मान लिया 120 मिलियंस की हो रही है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल्स को कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए टोटल, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्ड बेस पर आता है 400। अब अगर हम सेंट्रल एंगल्स की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रल एंगल के लिए 110 इनकी एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज 400। और सेकेंड डिपार्टमेंट जीएसटी के लिए एक्चुअल वैल्यू 90 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। नेक्स्ट के लिए लिख लेंगे 80 इंटू 360 बाई 400, और नेक्स्ट के लिए 120 इंटू 360 बाई 400। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट 99 डिग्री, 4 9 जा 36, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा। दूसरा जाएगा 81 डिग्री, तीसरा जाएगा 72 डिग्री, और फोर्थ आ जाएगा 108 डिग्री। ध्यान हमें यह देना है कि जितने डिपार्टमेंट्स आपको दिए जाए, जितने भी दिए जाए, सभी डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 ही होना चाहिए। चेक करके देखें, यहां डिपार्टमेंट्स 4 हैं तो 4 डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 हो। 6 डिपार्टमेंट्स होते तो 6 डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 हो जाता। जितने भी डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे सभी का एडिशन 360 होना चाहिए। और अगर इन सेंट्रल एंगल्स को हम सर्कल में रिप्रेजेंट करें तो इसी को पाई चार्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां शो कर दिया, जीएसटी को हमने यहां शो कर दिया, रेलवे को हमने यहां शो कर दिया, और मिसलेनियस को यहां कर दिया। दैट्स इट, दिस इज पाई चार्ट, जो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? सेंट्रल एंगल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, किसी एक डिपार्टमेंट के सेंट्रल एंगल को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही है, मैंने आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द डिपार्टमेंट इनकम टैक्स आर। 4 ऑप्शंस में एक सही ऑप्शन 99 आपको दे दिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द डिपार्टमेंट रेलवे आर, 4 ऑप्शंस में एक 72 दे दिया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सेंट्रल एंगल आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे सेंट्रल एंगल पूछे जाने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ हाईएस्ट कंपोनेंट। अब इस एग्जांपल में हाईएस्ट कंपोनेंट तो मिसलेनियस है, तो उसका सेंट्रल एंगल 108 हो जाएगा। या द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट रेलवे है तो 72 हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, तरीका यही है सॉल्व करने का। एक बार
एट ए ग्लांस सारे स्टेटमेंट्स हम स्टैटिस्टिक्स के रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, जो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वह है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा या टेबुलेशन ऑफ डेटा, मीनिंग एक ही है दोनों की। हम इसमें स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहले वर्ड आता है स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होता है हम पहले इसी को सीखते हैं। 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड बना है। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। लेकिन हम इन तीनों वर्ड्स को आगे इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इससे जिस वर्ड को हम सर्च कर रहे हैं वो पा चुके हैं, और वो वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि जनरली यह देखा जाता है हम उसी लैंग्वेज को लिखना या पढ़ना चाहते हैं जिस लैंग्वेज को जानते हैं। अब लैटिन वर्ड तो जानते नहीं है, लैटिन लैंग्वेज ही नहीं जानते, जर्मन लैंग्वेज नहीं जानते, इटालियन लैंग्वेज नहीं जानते, तो हम इन वर्ड्स को इग्नोर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वर्ड को लेकर चलते हैं। हाँ, लेकिन लैटिन, इटालियन और जर्मन वर्ड से ये बना है, ये हमें लर्न होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में कहा गया सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कहीं भी पा जाएं, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स है। एक किसी क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको मिले, कुछ स्टूडेंट्स के हाइट्स मिल जाएं, किसी एक कंपनी में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी मिल जाए, तो कहीं से भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पा जाए, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। लेकिन क्वेश्चन तुरंत रेज हुआ कि वो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करें कैसे? इसके लिए 2 तरीके बताए गए, एक सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली, दूसरा प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली। ध्यान दें, न्यूमेरिकल वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट आपको 2 के अकॉर्डिंगली ही करना है क्योंकि उसी से स्टैटिस्टिक्स बनेगा। अगर आप इन दोनों को छोड़कर किसी और मेथड से कर दें, कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। केवल 2 के अकॉर्डिंगली ही स्टैटिस्टिक्स बनेगा। पहला मैंने क्या कहा? सिंगुलर, दूसरा मैंने क्या कहा? प्लूरल। क्या डिफरेंस है दोनों में? भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज तो दोनों में होने ही चाहिए, ठीक बात है। डिफरेंस ये है कि सिंगुलर में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज एनालाइज करके यूज किए जाते हैं और प्लूरल में न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म यूज किए जाते हैं। तो एक में विद स्टेटमेंट फॉर्म और एक में विदाउट स्टेटमेंट फॉर्म। लर्न करने का तरीका यही है। प्लूरल में न्यूमेरिकल वैल्यूज विद स्टेटमेंट फॉर्म और सिंगुलर में विदाउट स्टेटमेंट फॉर्म। न्यूमेरिकल वैल्यूज की न्यूमेरिकल वैल्यूज को बार बार मैं यूज कर रहा हूं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आते कहां से हैं? आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा। सोर्सेस ऑफ डेटा में आपको बताया गया 2 टाइप्स, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल, कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे, इंटरनल। इसके बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले वो सब एक्सटर्नल है। एंड अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। क्या है डिफरेंस? प्राइमरी डायरेक्ट आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, सेकेंडरी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अब अगर तीनों को हम साथ में कंपेयर करें, कौन कौन से? इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि एक्सटर्नल तो अब गायब ही हो गया, हमें तो 3 तरह से ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। इंटरनल, कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे, इंटरनल। आपके पूछने पर इंफॉर्मेशन मिले, प्राइमरी। थर्ड पार्टी से मिले, सेकेंडरी। तो ये ऑब्जर्वेशंस, न्यूमेरिकल वैल्यूज को कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैन टू मैन ये अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान ले एक कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे, उस क्लासरूम में लगे हुए बोर्ड पर कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिया गया, फैकल्टी ने लिख दिया। लिखने के थोड़ी देर बाद फैकल्टी ने पूछा कि इस बोर्ड पर लिखे हुए स्टेटमेंट में किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है। एक स्टूडेंट ने एक कोई क्रॉस क्वेश्चन किया, फैकल्टी ने उस स्टूडेंट को बता दिया। अब फैकल्टी ने तो केवल उस स्टूडेंट को बताया, उस स्टूडेंट के लिए वो इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइमरी है। लेकिन फैकल्टी ने बताया तो उसी स्टूडेंट को, लेकिन और रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी तो सुन रहे थे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए वह क्या हुआ? इंटरनल हुआ। अब एज्यूम करें कि अगर जिस समय वह स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था उस समय एक बगल वाला स्टूडेंट सो रहा था। क्लास में कभी कभी नींद आ जाती है, उस बगल वाले की थोड़ी देर बाद नींद खुली और उसने पूछा अपने बगल वाले से
कि सर ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया, तो उसने सोने वाले स्टूडेंट्स को जो अब जग चुका था उसे भी बता दिया। उसके लिए वह इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेकेंडरी। एक ही क्लासरूम, एक ही क्वेश्चन, एक स्टूडेंट के लिए प्राइमरी, सभी के लिए इंटरनल, और जो सोया हुआ था जो बाद में जगा उसके लिए सेकेंडरी हो गया। तो मैन टू मैन अलग अलग डिफाइन किया गया। क्लासरूम में तो सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, एक के लिए प्राइमरी और सभी के लिए इंटरनल, एक के लिए सेकेंडरी। वेरी वेरी केयर इंपॉर्टेंट, वेरी केयरफुली कि किसके लिए पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे। जो इंफॉर्मेशन हम इंटरनल, प्राइमरी और सेकेंडरी से पाते हैं वह किस फॉर्म में पाएंगे, किस तरह से पाएंगे हम, वह है टेक्सुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक फॉर्म। टेक्सुअल, अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, वह टेक्सुअल फॉर्म की इंफॉर्मेशन होती है, माना जाता है। टेबुलर फॉर्म में हो, मीनिंग रोज कॉलम्स के फॉर्म में हो, उसे टेबुलर फॉर्म, और अगर डायग्राम के फॉर्म में हो तो उसे डायग्रामेटिक फॉर्म कह देंगे। डायग्राम तीन तरह से बनाए जा सकते हैं, मीनिंग डायग्रामेटिक फॉर्म तीन तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली, बार डायग्राम के अकॉर्डिंगली और पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली। हमें कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसा डायग्राम मिले जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किए गए हैं, वो डायग्राम लाइन डायग्राम है। इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं ऑब्जेक्ट्स, वो बार डायग्राम है। और अगर सर्कल में ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है वो पाई चार्ट है। लेकिन सर्कल के से रिलेटेड जो हमें डायग्राम मिलता है उसके लिए हमें पहले सेंट्रल एंगल्स निकालना होता है, और उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्सुअल की है तो उसे टेबुलर में कन्वर्ट कैसे किया जाए। टेक्सुअल की मीनिंग स्टेटमेंट फॉर्म, टेबुलर की मीनिंग डायग्रामेटिक फॉर्म, सॉरी टेबुलर की मीनिंग रोज कॉलम्स का फॉर्म। तो एक एग्जांपल देखें, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। Coffee habits in 2 towns, the following information was received. Coffee habits in 2 towns, the following information was received. 2 टाउन्स के कॉफी हैबिट्स की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वह मैंने यहां लिखा। टाउन ए, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स were 60%, male coffee drinkers %, female non coffee drinkers were 15%. Town B, male coffee drinkers were 50%, male non coffee drinkers %, female non coffee drinkers %. Represent the above situation, represent the above information in a suitable tabular form. इस इंफॉर्मेशन को मैं टेबुलर फॉर्म में शो करना है। मैं यहां स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन in a suitable tabular form. Suitable tabular form. टेबुलर फॉर्म की मीनिंग रोज कॉलम्स के फॉर्म में आपको इन स्टेटमेंट्स को शो करना है। अब अगर हम इंफॉर्मेशन देखें इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, टाउन ए, टाउन बी,
मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। 6 इंफॉर्मेशन है। एक बार फिर समझे, टाउन ए टाउन बी, मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स हैं, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। 6 इंफॉर्मेशन हैं और इन्हीं 6 इंफॉर्मेशन के बेस पर हमसे टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए कहा गया। तो चलिए बनाते हैं। हमने यहां लिख लिया टाउन ए टाउन बी, टाउन ए टाउन बी, दो तो हमने लिख लिया। अब क्या क्या रह गया, मेल फीमेल, कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। किसी एक को आप वर्टिकल और किसी को भी हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हैं, फ्री है। हमने यहां मेल फीमेल को लिख लिया, मेल फीमेल टोटल, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन टाउन बी के लिए भी है तो हमने टाउन बी के लिए भी यही लिख लिया, मेल फीमेल टोटल। लेफ्ट पोर्शन में हमने लिख दिया कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। ग्रैंड टोटल यहां लिख दिया गया। क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस टेबल में केवल अभी स्टेटमेंट फॉर्म है, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। और जैसा कि आपको अभी बताया गया कि स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म होना चाहिए, तो अभी ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में इस टेबुलर फॉर्म को हम बनाते कैसे हैं, ध्यान दें। टाउन ए के ग्रैंड टोटल में आप जो भी फिगर यहां लिखेंगे वह टाउन ए के ग्रैंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के इक्वल को सेटिस्फाई करेगा। अगर इन दोनों को मैच कर देता है, मीनिंग वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल, तो ये टेबुलर फॉर्म मान लिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो टेबुलर फॉर्म गलत है। सिमिलरली टाउन बी के ग्रैंड टोटल में आप जो भी फिगर लिखें वह इनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एडिशन मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो टेबुलर फॉर्म गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि टाउन ए का ग्रैंड टोटल और टाउन बी का ग्रैंड टोटल मैच हो, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है टेबुलर फॉर्म बनाने की। तो अब हमें करना क्या है, जो आपके इस क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन है उस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर एक एक वैल्यूज को जहां उसको उसके एक्चुअल प्लेस पर होना चाहिए फिलअप करेंगे, फिर रिमेनिंग वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। अगर आपने हर एक वैल्यू की सही लोकेशन यूज किया है, फिलअप किया है, तो इनका ग्रैंड टोटल मैच हो जाएगा और टेबुलर फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में सभी इंफॉर्मेशन परसेंटेज पर बेस्ड है। तो अगर परसेंटेज पर है तो आप अगर चाहें तो टाउन ए का ग्रैंड टोटल 100 और टाउन बी का ग्रैंड टोटल भी 100 लिख लें। ध्यान दें, क्योंकि परसेंटेज था इसलिए हमने लिखा, परसेंटेज नहीं होता तो नहीं लिखते। ठीक है, ये मैच करके अब देखें, इसमें टाउन ए टाउन बी की वैल्यू भी इक्वल ही है, मैच कर जा रहा है। अदरवाइज अगर ये परसेंटेज नहीं होता तो ये इक्वल नहीं होते, फिर जो दिया जाता वो यूज कर रहे होते। टोटल कॉफी ड्रिंकर 60%। अब जरा इसे देखें, इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां होनी चाहिए। टाउन ए कॉफी ड्रिंकर्स 60 यहां होना चाहिए। परसेंटेज हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि 100 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। 60 यहां है, उसके जस्ट नीचे होना चाहिए 40, जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। आगे मेल कॉफी ड्रिंकर्स 30%, यहां हमें लिख देना चाहिए 30। फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15%, यहां लिख देना चाहिए 15। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए रिमेनिंग वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं कि क्या होनी चाहिए वैल्यू। 60 यहां नीचे 100 है तो यहां होना चाहिए 40। 40 यहां लेफ्ट पोर्शन 15 तो उसके लेफ्ट में होना चाहिए 25। 25 यहां है, 30 ऊपर है, नीचे होना चाहिए 55। 55 यहां है, ग्रैंड टोटल 100 है तो यह होना चाहिए 45 और 45 से जस्ट ऊपर 15 तो उसके ऊपर होना चाहिए 30 और 30 चेक करें, 60 मैच कर गया। टेबुलर फॉर्म कंप्लीट। और इसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं भाई,
प्लूरल सेंस, क्योंकि प्लूरल में ही न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ स्टेटमेंट फॉर्म होना चाहिए। सिमिलरली टाउन बी, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 50%, यहां हमने लिख लिया 50, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 25%, उसके जस्ट नीचे 25, ग्रैंड टोटल 75 हो जाएगा। फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 10%, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। रिमेनिंग वैल्यूज चेक करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। 50 25 ये हुआ 75, ग्रैंड टोटल 100 है तो बीच की वैल्यू 25, इसके ऊपर 10 है तो उसके ऊपर 15, लेफ्ट पोर्शन में 50 है तो ये हुआ 65, और ये जो बीच की वैल्यू है ये आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे 35 ही आएगा। मैच कर गया। स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली ये आपने टेबुलर फॉर्म बना लिया। टेबुलर फॉर्म तो है लेकिन ये प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली स्टैटिस्टिक्स को भी बता देता है। क्वेश्चन एक तुरंत रेज होता है कि क्या हमसे एग्जाम में ये टेबल पूछा जाएगा, क्योंकि हम तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अपीयर होने वाले हैं। नहीं, आपसे ये टेबल कभी नहीं पूछा जाएगा। तो फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह अभी देखते हैं। देखें, एक स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद वह क्वेश्चन जो अभी मैंने रेज किया है उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। अगर इस टेबल को देखें तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसे हैं जिसको मैंने ब्लैक से लिखा है, ब्लैक पेन से, और कुछ ऐसे हैं जिसको ग्रीन से लिखा है। जो ब्लैक से लिखे हुए हैं वो आपके क्वेश्चन में दिए गए थे, और जिसको मैंने ग्रीन से लिखा है वो हमने कैलकुलेट किया है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। सुने ध्यान से, जो भी वैल्यूज हमने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है उनमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी वैल्यूज हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया है उनमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल देखें, कितने वैल्यूज आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट के कैलकुलेट किया है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मीनिंग एक इस क्वेश्चन में से आपके एग्जाम के 10 क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। अब 10 के 10 तो नहीं पाएगा तो कोई एक ही, लेकिन 10 पॉसिबल है, पूछे जा सकते हैं 10 में से कोई एक। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पहले उसे हम देखते हैं। जिस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मिनिमम जितने रोज और कॉलम से वह फिगर कैलकुलेट हो जाए, आप केवल उसी को क्रिएट करेंगे, कंप्लीट टेबुलर फॉर्म कभी नहीं। एक बार फिर समझें, जिस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, मिनिमम जितने रोज और कॉलम से वह फिगर कैलकुलेट हो जाए, आप केवल उसी को कैलकुलेट करेंगे, उसी को क्रिएट करेंगे, कंप्लीट टेबल कभी नहीं। फॉर एग्जांपल देखें, मान लें यहां से सब कुछ हटा दिया गया, यह टेबुलर फॉर्म नहीं है। मैंने पूछा मेल, भाई ये जूम कर रहा हूं कि ये बगल में जो टेबुलर फॉर्म बना है वो नहीं है। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन ए आर, ऑप्शन ए 20, बी 25, सी 30, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन यही है। टेबुलर फॉर्म को हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या हमसे पूछा गया है? मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स इन टाउन ए। अब बहुत जल्दी से हम रफ वर्क करते हैं, टाउन ए बनाते हैं, मेल फीमेल, खूब शॉर्टकट तरीके से यहां हमने लिख दिया कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंक, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन देखने वाला नहीं है। चाहे तो आप बगल वाले से ही देखकर लिख लें, लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन, अगर वह बगल वाला भी यही सोच कर आया होगा तो क्या होगा? कहेंगे तू बता, कहेंगे तू बता। इसीलिए कैलकुलेशन अपने खुद करें। देखें अब क्या पूछा गया, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, यहां का फिगर पूछा गया हमसे। अब स्टेटमेंट सुनते हैं। टोटल 100 मान लिया क्योंकि परसेंटेज की इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉफी ड्रिंकर्स की इंफॉर्मेशन टोटल है 60%, मेल कॉफी ड्रिंकर्स हैं 30, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 15। अब जरा समझें, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, 60 यहां नीचे 100 तो यह हुआ 40,
40 यहां 15 यहां, तो ये हो गया 25। दैट्स इट, 25 पर आप टिक लगा लें। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यही तो कहा जितने मिनिमम रोज और कॉलम्स से वह फिगर कैलकुलेट हो जाए आप केवल उसी को क्रिएट करेंगे, कंप्लीट टेबल कभी नहीं। कंप्लीट टेबल मैंने केवल इसलिए बताया है जिससे टेबुलर फॉर्म का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि टेबुलर फॉर्म होता क्या है। अदरवाइज क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि मिनिमम रोज और कॉलम्स को क्रिएट करें, जो वैल्यू आपसे पूछा जाए वह आप कैलकुलेट करके बता दें। और ऐसे एक नहीं 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां हमने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला। जब भी हम कभी भी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पहला वर्ड होता है बॉक्स सेट, दूसरा वर्ड होता है कैप्शन, तीसरा वर्ड होता है स्टेप। कभी भी अगर हम टेबुलर फॉर्म क्रिएट करते हैं, टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो उससे रिलेटेड 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बॉक्स सेट, कैप्शन, स्टेप। क्या होते हैं सुनते हैं। किसी भी टेबुलर फॉर्म का जो इंटायर अपर पार्ट होता है उसे बॉक्स सेट कहा जाता है। ये एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। किसी भी टेबुलर फॉर्म का इंटायर अपर पार्ट ये बॉक्स सेट होता है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो टाउन ए टाउन बी को हमें बॉक्स सेट कहना चाहिए क्योंकि यही टेबुलर फॉर्म का इंटायर अपर पार्ट है। कैप्शन क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द टेबल हुज डिस्क्राइबिंग कॉलम्स ओनली। वह अपर पार्ट जो केवल कॉलम्स को डिफाइन करे उसे हम कैप्शन कहते हैं। इस एग्जांपल में वह क्या है? मेल फीमेल। मेल फीमेल को हम कहते हैं कैप्शन। ध्यान रहे इसमें टोटल को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि टोटल हर जगह होता है, कॉलम में भी होता है और रो में भी होता है। स्टेप क्या होता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल हुज डिस्क्राइबिंग रोज। वह लेफ्ट पोर्शन जो रो को डिफाइन करता है, जो इस एग्जांपल में कॉफी ड्रिंकर्स और नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं, उसे हम कह देते हैं स्टेप। तो जब भी आपका टेबुलर फॉर्म बनेगा ये 3 वर्ड्स उसमें एग्जिस्ट होंगे, कैप्शन, बॉक्स सेट और स्टेप। डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी कि टाउन ए टाउन बी की इंफॉर्मेशन मेल फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, आप टेबुलर फॉर्म बनाते समय किसी को कहीं भी लिखें तो इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप टाउन ए टाउन बी के जगह पर मेल फीमेल लिख दें, मेल फीमेल के जगह पर कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स लिख दें और कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स के जगह पर टाउन ए टाउन बी लिख दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आएगा। केवल रोज की वैल्यूज कॉलम्स में चली जाएंगी, कॉलम्स की वैल्यूज रोज में चली जाएंगी, कोई डिफरेंस नहीं। तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है कि हम किसको कहां रखें, फ्री है। लेकिन जो फाइनल आपका टेबुलर फॉर्म बनेगा उसमें जो इंटायर अपर पार्ट होगा वही बॉक्स सेट कहा जाएगा और जो अपर पार्ट होगा वह कैप्शन कहा जाएगा, जो लेफ्ट पार्ट होगा वह स्टेप कह दिया जाएगा। लेकिन एक वर्ड आपको और ध्यान देना चाहिए यहां कि अगर इंफॉर्मेशन 3 इयर्स की होती, 1980, 1985, 1990 या टाउन ए टाउन बी टाउन सी, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसे हमें बॉक्स सेट में ही रखना चाहिए। ट्रिक समझे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। अगर टाउन ए टाउन बी टाउन सी की इंफॉर्मेशन है, यही है इंफॉर्मेशन, कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स मेल फीमेल, तो टाउन ए टाउन बी टाउन सी को हमें बॉक्स सेट में रखना चाहिए। बॉक्स सेट कई हो सकते हैं, 3, 4 जितने चाहें। कैप्शन और स्टेप जनरली 2 ही होते हैं, तो ये ट्रिक लर्न रखें। अगर 1985, 1990, 1995 कोई एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें 3 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें उसे बॉक्स सेट में रखना चाहिए। रिमेनिंग वैल्यू में आप चेंज कर सकते हैं, कैप्शन को बॉक्स सेट, कैप्शन को स्टेप में कर दें, स्टेप को कैप्शन में कर दें, ये आप कर सकते हैं फ्री। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट तो आपका यहां बनता है
यहां तक। दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और कुछ और वर्ड्स हम पढ़ते हैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी। इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक इंडिपेंडेंट वर्ड बनता है, वह है एट्रीब्यूट। तो पहले हम इसे सुन लेते हैं क्या होता है। एट्रीब्यूट, अगर किसी एक सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल कमोडिटी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में मिले। समझे एक बार फिर, सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल कमोडिटी से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में मिले, उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं। फॉर एग्जांपल, एक किसी पर्सन से मैंने पूछा टी या कॉफी की ड्रिंकिंग हैबिट्स, कि भाई टी या कॉफी लाइक करते हो नहीं करते हो, तो अगर मैं पूछूं तो उसका आंसर वह किस फॉर्म में बताएगा, एस और नो। ऐसा तो नहीं मैंने पूछा टी या कॉफी लाइक करते हो नहीं करते, उसने कहा 50, ऐसा तो होगा नहीं। आंसर वो किस में बताएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ये एग्जांपल एट्रीब्यूट का है। किसी पर्सन से उसकी नेशनलिटी पूछ ली जाए तो वह स्टेटमेंट फॉर्म में ही तो बताएगा, दिस इज एट्रीब्यूट। किसी सिंगल फ्लावर का कलर पूछ लिया जाए तो व्हाइट, पिंक, रेड, येलो जो भी होगा बता देगा, दिस इज एट्रीब्यूट। लेकिन अगर किसी से उसकी एज पूछ ली जाए, क्या यह भी एट्रीब्यूट है? नहीं, क्योंकि एज न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ये स्टैटिस्टिक्स है। किसी से उसकी सैलरी पूछ ली जाए, क्या यह भी एट्रीब्यूट है? नहीं, सैलरी न्यूमेरिक वैल्यू में आती है। किसी से उसका नाम पूछ लिया जाए, ये एट्रीब्यूट, क्योंकि नाम तो स्टेटमेंट फॉर्म ही होता है, एट्रीब्यूट है। नाम से याद आया, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहा जाए कि भाई बेन 10 क्या है, एट्रीब्यूट है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टूडेंट सोचने लगेंगे कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन नाम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली तो एट्रीब्यूट बनता है। फिर क्या करें, ध्यान से सुने। बेन 10 सीरियल का नाम है, कैरेक्टर का नाम बेन है। हम यहां सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को यहां डिस्कस किया जा रहा है। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर का नाम तो बेन ही है, और बेन में कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो ये एट्रीब्यूट ही तो होगा। और ये लर्न रखें, किसी का नाम कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, एट्रीब्यूट ही होता है। कुछ दिनों पहले मूवी एक आई थी अक्षय कुमार की, उसमें उसके सारे फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज पर। उसका खुद का नाम होता है 72 सिंह, तो अब वो 72 सिंह ऐसे तो नहीं लिखेगा ना, ये है, ये नहीं लिखेगा कभी भी। क्या लिखेगा, स्पेलिंग में लिखेगा। इसीलिए नाम किसी का भी हमेशा एट्रीब्यूट होता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। डेफिनेशन एक बार फिर सुने, द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव की मीनिंग स्टेटमेंट फॉर्म, द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर ए सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल कमोडिटी is called an attribute. Example, name of a person, nationality of a student, color of a flower, drinking habits of a person, ये सभी एग्जाम्पल्स एट्रीब्यूट के हैं। ये इंडिपेंडेंट पर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों बनेंगे एग्जाम में। अब जो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स बनेंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए केवल 4 टॉपिक्स ही बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है इसमें सेंट्रल एंगल्स, दूसरा बनता है टेबुलर फॉर्म, तीसरा बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ बनता है लेस देन मोर देन। केवल प्रैक्टिकल इन 4 टॉपिक्स से रिलेटेड ही बन सकता है, इससे अधिक बन ही नहीं सकता इस चैप्टर में। और इसमें भी आपने 2 पढ़ लिया है, एक सेंट्रल एंगल पढ़ लिया और दूसरा टेबुलर फॉर्म पढ़ लिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये तरीका भी आपको बता दिया गया। 2 टॉपिक्स रह गए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, वह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और लेस देन मोर देन।
और ध्यान दें इस फर्स्ट चैप्टर में इन चारों टॉपिक्स को छोड़कर जितने स्टेटमेंट्स आप सुन चुके हैं या सुनेंगे वह सब थ्योरी पोर्शन के लिए है, वह सब थ्योरी पोर्शन के लिए है।